हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो आपका 25 जनवरी 2019 के ऑफिशियल पेपर हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको टोटल आरपीएफ के जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे 25 जनवरी 2019 को आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल हो, एसएससी, रेलवे, या फिर आपका स्टेट लेवल कोई एग्जाम हो, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका 23 फरवरी से आरआरबी ग्रुप डी का जो ऑफिशियल अनाउंस हो चुका है कि इसका 23 फरवरी से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, डिफरेंट शिफ्ट डिफरेंट डेज में। तो आप जैसा जानते हैं कि रेलवे में मोस्टली क्वेश्चन को अलग तरीके से रिपीट किया जाता है। मोस्टली क्वेश्चन को आपको मान लीजिए 50% से अधिक क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर चाहे आपका एएलपी का हो, आरआरबी, जेई हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, सभी के लिए पेपर रिपीट होते हैं रेलवे में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, और आप ये कोशिश करिएगा कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो, पहले खुद से उसका सॉल्यूशन, उसका जो भी आंसर हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रोक कर आंसर देने की कोशिश करिएगा। आंसर के बाद अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, इससे आपको पेपर का फुल एनालिटिक पता चलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए है कि 18वें एशियाई खेल 2018 में डैश में हुए थे, मतलब कहाँ पे हुए थे। दी 18 एशियन गेम्स 2018 वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुए थे, भारत, इंडोनेशिया, कनाडा या फिर दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी कि इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। 18वें एशियाई खेल 2018 में कहाँ, इंडोनेशिया में आयोजित किए गए थे। चलिए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडोनेशिया। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है 18 अगस्त से 2 सितंबर के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पेलमबाग शहर में किया गया था। इस बहुउद्देशीय खेल परियोजना में 40 खेलों में 465 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। इस खेल की प्रतियोगिता में चीन ने 332 स्वर्ण पदक, जिसको बोलते हैं गोल्ड मेडल, 92 रजत और 65 कांस्य पदक हासिल कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 18वें एशियाई खेलों में सबसे अधिक पदक किसने जीते, तो कौन सा जीता आपका, चीन। चीन ने आपका सबसे अधिक पदक जीते थे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि भारत ने क्या क्या किया था, भारत का क्या प्रदर्शन था इस खेल में। तो आपका भारत ने 15 स्वर्ण पदक, 15 गोल्ड मेडल जीते, 24 रजत पदक जीते और 30 जो है कांस्य पदक जीते। ये डेटा को आप लोग एकदम रिमेंबर माइंड में बैठा लीजिए, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेट ही पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। हु वॉज दी लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन्स, कौन है, देखिए ऑप्शन देखिए, महावीर, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव। कोशिश करिए आप अपने से खुद से आंसर देने का, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करिएगा। और अगला वीडियो आपको कौन सा एग्जामिनेशन का प्रीवियस पेपर चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा जो भी डिमांड है उसे फुलफिल करने का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर। क्या, ऑप्शन ए महावीर ने। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे कौन, महावीर। ये भी याद रखिएगा कि ये 24वें तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, आप सभी जानते होंगे कि इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, एवं माता का नाम था त्रिशला। क्या था, माता का नाम था त्रिशला। आई होप सब लोग जानते होंगे कि इनकी माता का नाम था त्रिशला।
इन्हें तपस्या के लिए 12वें वर्ष जो है साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उन बातों को भी आप गौर करते चलिएगा, कहीं हो सके वहां से आपका क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में फंस जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 1986 में बने कानून कोपरा, क्या है? COPRA, कोपरा, COPRA, कोपरा का पूरा नाम क्या है? मतलब कोपरा का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे इनडायरेक्टली। तो देखिए ऑप्शन देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है? पार्षद विशेषाधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पार्षद संरक्षण अधिनियम, या फिर ग्राहक विशेषाधिकार अधिनियम। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ कोपरा, ए लॉ मेड इन 1986? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या है कोपरा का फुल फॉर्म? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बारे में चलिए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर कोपरा है क्या। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, कब? 1900 डेट भी याद रखिएगा, 1986 में को सांसद ने दिसंबर 1986 को कानून बनाया था। कब बनाया था? 1986 को सांसद ने बनाया था, जो 15 अप्रैल 1987 को लागू हो गया था। ये लागू कब हुआ था? उसके एक साल बाद 1987 को लागू हो गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना था। आपसे पूछा जा सकता है कि कोपरा कानून का जो क्या मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या हम लोगों ने देखा कि उपभोक्ता के हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना, मतलब उपभोक्ता के फेवर में आपका ये कानून बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। क्या है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? अयोग्य है या नहीं? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर ए मेंबर ऑफ द लोकसभा इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट? डिस्क्वालिफाइड और नॉट। चलिए ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है सब ऑप्शन। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे सिर्फ मिनिस्टर छूट गया है, और मुख्यमंत्री, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या फिर चीफ मिनिस्टर। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अध्यक्ष, जिसको बोलते हैं स्पीकर। अब इसका डिटर्मिनेशन देख लीजिए कि एक्सप्लेन में इसका क्या है कि लोकसभा का कोई सदस्य आयोग है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है और कौन नहीं। लोकसभा अध्यक्ष भारत की संसद के निम्न सदन, भारत के संसद का पॉइंट को नोट करिए कि भारत के संसद का निम्न सदन अर्थात लोकसभा का सभापति होता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का सभापति होता है। इसका निर्वाचन लोकसभा चुनावों के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। वह संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए चुना जाता है। संसद के जितने सदस्य होते हैं उनमें से 5 साल के लिए चुना जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी इसकी पे क्या है कि रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमायूं, ध्यान से देखिए, गढ़वाल और कुमायूं ओकवुड लकड़ी की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? ठीक, अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? ऑप्शन देखिए, सैल, भूज, पीर किरण, या फिर सैगौन। कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करते थे आपको बताना है। What kind of wood did the British use in trade of the oakwood woods of गढ़वाल and कुमाऊं forest for the railway track? रेलवे के ट्रैक के निर्माण में गढ़वाल और कुमायूं ओकवुड लकड़ी की जगह जो रेलवे थे वो किस लकड़ी का प्रयोग किया करते थे? सैल, भूज, पीर किरण, या फिर सागौन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी की पीर किरण की लकड़ियों का यूज किया जाता था। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए क्या है कि उत्तराखंड के कुमायूं और गढ़वाल के ओकवुड जंगल की लकड़ी। अब ये भी पूछा जा सकता है कि पीर किरण जो लकड़ी है वो कहाँ से पाई जाती है? तो आप लोग सब ख्याल रखिएगा कि आपका उत्तराखंड, कहाँ से? उत्तराखंड की जंगलों से पाई जाती है। वुडवुड की लकड़ी की जगह अंग्रेज
रेल की पटरियों के लिए उपयोग किया करते थे। ये टिकाऊ एवं मजबूत होती है। ये जो लकड़ी है पीर किरण वो टिकाऊ और बहुत ही मजबूत होती है। पानी का भी इस लकड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या होता है कि पानी की भी इस लकड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता है। कौन सी लकड़ी पर? पीर किरण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक प्लेस ऑन, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1946 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और आपको अगला वीडियो किस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे पहले भी आपको ग्रुप डी का, आरपीएफ का, आपका रीजनिंग, जनरल साइंस, एएलपी का सारे एग्जामिनेशन के पेपर डे बाय डे अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। आप जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि मैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूं और मुझे इस एग्जाम का प्रीवियस ईयर चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की आंसर की ओर और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। देखिए डिटेल में क्या बोल रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को कौशल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। कहां पे हुआ था? कौशल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। जब इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा के सर्वसम्मति से इस सभा की अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सचिनानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? 1946 में। 1946 में डेट क्या है इसका? 11 दिसंबर। इन छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखते चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पे कि भारत में डैश महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। मतलब भारत में किस महीनों के दौरान जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है? ट्रॉपिकल साइक्लोन इंटेंसिटी इज हायर इन इंडिया ड्यूरिंग डैश मंथ, किस मंथ में जो हाई होता है? ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में हाई होता है, या फिर अक्टूबर नवंबर, या फिर जुलाई और अगस्त, या लास्ट ऑप्शन डी बोल रहा है आपको जून और जुलाई के बीच में। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? ऑप्शन बी कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो है वो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो तीव्रता होती है ये बहुत ही उच्च होती है, बहुत ही हाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है वो भी देखा जाए। आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? जो लोग भी बांग्ला से होंगे उन्हें तो बखूबी याद था कि आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था। कौन कौन बंगाल से रिलेट करते हैं या किनको किनको बांग्ला बोलने आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी थोड़ा बांग्ला आपके माध्यम से सीख जाऊँ, क्योंकि मुझे बांग्ला नहीं आती है। हु रोट आवर सोनार बांग्ला? ऑप्शन देखिए विपिन पाल, मुकुंद दास, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग बंगाल से होंगे या जो लोग बांग्ला जानते होंगे वो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, कमेंट बॉक्स में अभी तक दे चुके होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आमार सोनार बांग्ला लिखा गया था। चलिए इसमें देखते हैं कि और कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन में अगर है हमारे पास। तो आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आमार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में कि ये क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है कौन सा? आमार सोनार बांग्ला। उसके आगे क्या है कि जिन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है वह विश्व का एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को भी रचना की थी। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दो देशों के राष्ट्रीय गान की रचना की गई थी। पहला तो हमारा हो गया भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन, और दूसरा हो गया आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान के
रचना है वो किसने किए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो अमार सोनार बांग्ला है। आप लोग बखूबी इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? उत्तरी अमेरिका का रेगिस्तान के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका? ऑप्शन देखिए, मोजावे रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, पेटागोरिया डेजर्ट या फिर अटाकामा रेगिस्तान। मोजावो डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, पेटागोरिया डेजर्ट या फिर अटाकामा डेजर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए कि मोजावे रेगिस्तान। मोजावे रेगिस्तान है उत्तरी अमेरिका की एक रेगिस्तान है। चलिए इसमें देखते हैं क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन है हमारे टीम के पास। तो मोजावे रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका का एक रेगिस्तान है, बिल्कुल सही बात है। यह रेगिस्तान दक्षिण और मध्य कैलिफोर्निया, दक्षिण नेवादा और पूर्वोत्तर एरिजोना तक फैला है। कहाँ तक फैला है? फिर से देखिए एक बार क्या बोल रहा है कि दक्षिण नेवादा और पूर्वोत्तर एरिजोना तक फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है कि एक्वेश्वरवादी सिद्धांतों के विचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापकों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही डीपली क्वेश्चन को पूछा गया है कि एक्वेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द आत्मीय सभा इन 1814 फॉर द प्रमोशन ऑफ मोनेस्टिक प्रिंसिपल्स? ठीक है, ऑप्शन देखिए, स्वामी विवेकानंद, मुख्य सीन, भगवान चंद्र विद्यासागर या फिर राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कि राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय एक्वेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? Which section of India Constitution is associated with फंडामेंटल ड्यूटीज? क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज? अनुच्छेद 36, धारा 13, अनुच्छेद 19 या फिर धारा 51, आर्टिकल 36, सेक्शन 13, आर्टिकल 19 या फिर सेक्शन 51। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कि आपका आर्टिकल 51, धारा 51 और सेक्शन 51। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 45वें संविधान सभा संशोधन 1976 में जो हुआ था द्वारा संविधान का भाग 4 क क्या बोला है 4 का क में एक नया अध्याय जोड़ा गया जिससे नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 का क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के 10 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 10 मूल कर्तव्य हैं भारत के प्रत्येक नागरिक के। लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, पर जो संशोधन हुआ उसमें कितना कर दिया गया? टोटल 11 मूल कर्तव्य कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। सांख्यिकी और कार्यात्मक कार्यवहन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ क्या है? व्हाट इज एनएसएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्रामेबल इम्प्लीमेंटेशन? राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय सामाजिक स्थैतिक संगठन, राष्ट्रीय सामाजिक सर्वेक्षण संगठन या फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय? 25 जनवरी 2019 के प्रथम पाली आरपीएफ कांस्टेबल के ये सभी ऑफिशियल क्वेश्चन को अभी आप कर रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। क्या है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिसर, नेशनल सर्वे ऑफिसर। चलिए 13 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? दी ओलंपिक मोटो इज, ओलंपिक का मोटो पूछ रहा है। सिंपल शब्द में आपको मैं बता दूं कि ओलंपिक का मोटो पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखा जाए, फाइटिंग प्राइस को प्रोत्साहन करना, ठीक है, करो या मरो, अखंडता, भाईचारा, जगमगाता या फिर तेज, उच्च और मजबूत। क्या फिर है?
तेज, उच्च और मजबूत। एक बार फिर से रिपीट किया जाए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही दमदार आ चुका है आपके सामने। और जिन लोगों को ये क्वेश्चन जानते हैं फटाफट कमेंट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, और कमेंट बॉक्स में एकदम बिल्कुल सही उत्तर दीजिएगा। नहीं आने के बाद आप वीडियो को पॉज कर दीजिए अभी, अगर आ गया है तो आंसर दे दीजिए, नहीं आता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? दी ओलंपिक मोटो इज व्हाट? फाइटिंग प्राइड को प्रोत्साहित करना, करो या मरो, अखंडता, भाईचारा, जगमगाता, या फिर तेज, उच्च और मजबूत। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी कि तेज, उच्च और मजबूत। क्या है ओलंपिक का मोटो? तेज, उच्च और मजबूत। चलिए देखिए इसका कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन अगर है हमारे पास तो आप तक जरूर डिलीवर्ड होगा। पहले प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व भगवान ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सही पॉइंट है कि 1776 में भगवान ज्यूस, क्या बोले कि भगवान ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए गए थे। सबसे पहला खेल जब पहली बार ओलंपिक आयोजित हुआ था। जबकि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में 1886 में आयोजित किए गए थे। सबसे पहला खेल कब हुआ था? तो आपका 1896 में हुआ था, वो भी कहाँ पे? एथेंस मतलब ग्रीस में हुआ था। इन पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे। ये खेल ओलंपिक शहर में आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? ओलंपिया शहर में आयोजित किए गए थे, इसीलिए इनका नाम ओलंपिक खेल पड़ा। देखिए खेल का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा ये भी आप लोग सोचिए। एक क्वेश्चन के साथ हम लोग 4-5 पॉइंट को कवर करते हुए चल रहे हैं। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा और वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देना है। तो इस क्या आप हम लोग अभी तक सीखें? एक बार फिर से रिपीट किया जाए कि पहले प्राचीन ओलंपिक खेल 1776 ईसा पूर्व में भगवान ज्यूस के सम्मान में होता था। किसका? भगवान ज्यूस के सम्मान में सबसे पहले 1776 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जबकि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में 1896 में हुआ था। कहां पे? ग्रीस शहर में आयोजित किए गए थे। ये खेल ओलंपिया शहर में आयोजित किए गए थे, इसीलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा। कहां पे आयोजित किए गए थे? ओलंपिया शहर में आयोजित किए गए थे, इसीलिए खेल का नाम ओलंपिक रखा गया। ठीक है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है तेज, उच्च और मजबूत। क्या बोला गया? फिर से ध्यान दीजिए, तेज, उच्च और मजबूत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई थिंक आप लोग बहुत इंजॉय के साथ सेशन को इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव्य के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव्य के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिन भाइयों को इसका आंसर है फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जिनको नहीं पता है वो हमारे साथ बने रहें। Which device is used to measure the relative density of the fluid? हाइड्रोसेंटर, हाइड्रोमीटर, अनाम या फिर वेंटुरीमीटर? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोसेंटर, अनाम या फिर वेंटुरीमीटर? तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि हाइड्रोमीटर। पानी का देखिए सिंपल बात है, पानी मतलब वाटर। पानी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब भी पानी होता है। हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन गैस नहीं, वो छोड़ दीजिए। हाइड्रो मतलब भी पानी होता है। नाम में ही देखिए इसका आंसर छुपा हुआ। कहा जाता है ना कि कुछ के नाम में ही, क्वेश्चन में ही आंसर है, बस देखने का नजरिया ही चाहिए। क्या? क्वेश्चन में आंसर है, बस देखने का नजरिया चाहिए। तो देखिए हाइड्रोमीटर और हाइड्रोसेंटर भी है, पर यहाँ पे हाइड्रोमीटर क्योंकि हम लोग किसी को मेजर करते हैं मीटर में, तो हाइड्रोमीटर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द्रव्य घनत्व मापी या उत्प्लव घनत्व मापी या हाइड्रोमीटर, इनके 3 नाम हैं। द्रव्य घनत्व मापी, शुद्ध हिंदी में सुनिए, द्रव्य घनत्व मापी या फिर उत्प्लव घनत्व मापी या हाइड्रोमीटर। 3 नाम आपके सामने मैं बताया। वह यंत्र है जिसके द्वारा बिना किसी गणना के द्रव्य के घनत्व मापे जा सकते हैं। सोचिए बिना किसी मेजर के हम द्रव्य के घनत्व को माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? टिटिकाका, कितना फेमस नाम है, टिटिकाका झील किसके सीमा से जुड़ी, या फिर टिटिकाका झील डैश सीमा से जुड़ी हुई है? लेक टिटिका इज एसोसिएटेड विद बॉर्डर ऑफ, किसके बॉर्डर से टच है? बोलिविया और चिली, चिली और पेरू,
चिली और ब्राज़ील या फिर बोलिविया और पेरू, चार में से एक आंसर है आपका। आंसर देने की कोशिश करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी कि बोलिविया और पेरू। क्या बोलिविया और पेरू के बॉर्डर को टिटिकाका झील टच करती है। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित एक झील है। सीमा पर स्थित एक झील है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3812 मीटर है, मतलब 12500 फीट में, अगर फीट में बोला जाए तो 12500, मीटर में बोला जाए तो 3850 मीटर। यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया जो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है कौन? टिटिकाका झील, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको एसआई बोलते हैं शॉर्ट में, द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज तिजोरी, हर्ट्ज, मीटर, फैराडे। वोल्ट, हर्ट्ज, मीटर या फिर फैराडे। तो क्वेश्चन नंबर 16 मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी की मीटर। आयाम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा। भाला फेंक से कौन खिलाड़ी जुड़ा हुआ है एथलेटिक्स का? रविचंद्रन अश्विन, बजरंग छिया, नीरज चोपड़ा, पंकज आडवाणी। आई थिंक फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जिनको पता है वो सबसे पहले अपना हैंड राइज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने सबसे पहले दिया है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, जो हमारे लिए गोल्ड मेडल, आई थिंक गोल्ड मेडल ही जीते थे ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कौन सा मेडल को हासिल किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए आप कि विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर रेडिएशन। क्या बोल रहा है? विच इज डिवाइस टू यूज टू मेजर रेडिएशन। वोल्ट मीटर, ए मीटर, गीगर मूलर काउंटर। वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है गीगर मूलर काउंटर, नाम भी वैसा ही है इसका, और स्पेक्ट्रोमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सबको टाइम देते हुए चलना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बहुत ही डेंजर गीगर मूलर काउंटर, जो विकिरण को भी मेजर करता है। गीगर मूलर काउंटर डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर रेडिएशन। रेडिएशन को कौन सा मेजर करता है? गीगर मूलर काउंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है कि एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन देखिए बहुत ही डीपली पूछा जा रहा है कि एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? दिसंबर प्रस्ताव, मार्च प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव या फिर सितंबर प्रस्ताव। दिसंबर ऑफर, मार्च ऑफर, अगस्त ऑफर या फिर सितंबर ऑफर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी की अगस्त प्रस्ताव। क्या? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। एक्सप्लेनेशन इसका देखते क्या बोल रहा है कि 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिंथियागो, क्या लिंथियागो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। अब देखिए अगस्त प्रस्ताव है क्या? जिसमें मुसलमानों के हितों का उल्लेख किया जाता है। अगस्त प्रस्ताव में मुसलमान के हितों का उल्लेख किया जाता है, मतलब सिंपल शब्द में ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। तथा यह बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती है। तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, जैसे अभी भी कर रही है। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लिए ऐसा एक हथियार साबित हुआ जिसके बल पर वह सब अपनी मांगे पूरी करवा सकती थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार कर दिया गया। क्या किया? पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार कर दिया गया। आई थिंक आप हर क्वेश्चन में बहुत ही एक्स्ट्रा सीख रहे हैं
ऑर्डिनरी सीखते हुए चल रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? विच इज द पॉपुलर मार्क्स डांस ऑफ सिक्किम? थांगटा, कुमामी, झूमर या फिर सिंघीछम? क्या? सिंघीछम। थांगटा, कुमाऊं, झूमर या फिर सिंघीछम? विच इज द पॉपुलर मार्क्स डांस ऑफ सिक्किम? सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? दो बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंघीछम। क्या? सिंघीछम जो है वो सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। रिमेंबर कर लीजिए या फिर अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं कि सिंघीछम कहाँ का? सिक्किम का लोकप्रिय नृत्य है। इसमें नर्तक एक शेर की वेशभूषा में प्रदर्शन करते हैं। आखिर इस नृत्य में होता क्या है कि इसमें नर्तक जो है एक शेर मतलब एक शेर के वेशभूषा में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं सभी के सामने, जो बर्फ के शेर का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? मतलब किसको दर्शाया जाता है? तो बर्फ के शेर का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? जनरल क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सिंपल क्वेश्चन आप नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन को वही पूछ रहा है पर थोड़ा सा लेवल घुमा दे रहा है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम का अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो तो उसमें प्रीवियस ईयर देखना बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर देखने से आपको एक अंदाजा मिलता है कि कौन सा लेवल को टच किया जा रहा है किस एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या देखे अभी तक कि कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास से संबंधित है? फिलाइल कीटोयूरिया, अल्बिनस जो होता है वर्णकहीनता, या फिर हेयर लिप, सिकल सेल एनीमिया। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? चलिए फटाफट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या बोल रहा है कि एल्बिनिज्म जिसे बोलते हैं वर्णकहीनता पिगमेंट का कारण बनती है। ये शरीर में एलर्जी जैसा होती है। सोचिए, इस मान लीजिए अगर दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं तो उसको एलर्जी के जैसा होती है। ये एलर्जी के जैसा एल्बिनिज्म जिसे वर्णकहीनता बोलते हैं, एलर्जी के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथिकियोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर सियोटियोलॉजी? क्या? ओसिटियोलॉजी। नाम भी ऐसा है। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथिकियोलॉजी, एग्रोलॉजी, पोमोलॉजी, ओसिटियोलॉजी। फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। क्या है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास के वैज्ञानिक अध्ययन का नाम है। अब चलिए जानते जानते ये भी देख लेते हैं आखिर जो 3 अदर ऑप्शन बचे हैं वो किस किस के नाम हैं। तो आपका पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी ऑप्शन सी, फलों का अध्ययन। ये किससे रिलेटेड है? फलों के अध्ययन से। ठीक है। इथिकियोलॉजी क्या है? इथिकियोलॉजी आपका रिलेटेड है मछलियों से, मछली के अध्ययन को बोलते हैं इथिकियोलॉजी। मछली का अध्ययन कहला गया इथिकियोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी जो है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ये घास का अध्ययन हो गया। अब एक ऑप्शन बचा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी आपका हड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? बर्फ का अनुभव किस राज्य में किया जा सकता है भारत का? उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर गुजरात? ध्यान से पढ़िए कि बर्फ का अनुभव पूछ रहा है आपसे। बर्फ का अनुभव, जहाँ पे रेगिस्तान होगा वहाँ तो बर्फ का अनुभव कोई कीमत पे नहीं किया जा सकता है, मतलब आपका ऑप्शन सी नहीं होगा। राजस्थान के बिल्कुल आपका पड़ोसी वाला स्टेट कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात में भी नहीं किया जाएगा। बचा उत्तराखंड और तमिलनाडु। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चेन्नई जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है वो भी गर्म जगह है, मतलब गर्मी वाला जगह है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या? वो है उत्तराखंड।
देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड पहाड़ी एवं बर्फीली राज्य है। बिल्कुल सही कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड का निर्माण 9 दिसंबर 2000 को हुआ। कब हुआ? 2000 को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र को उत्तराखंड नामक नए राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखिए मतलब ये किससे टूटकर बना है, तो आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों को, उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे ही तोड़कर बनाया गया है उत्तराखंड। और उत्तराखंड इसे इसलिए नाम दिया क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगर अभी तक आपको राज्य राजधानी नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को, जहां बिल्कुल ही सिंपल और ट्रिक शब्दों से हंसते खेलते आपको सारे राज्यों की राजधानी याद हो जाएगी, वो भी अपडेट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सेंसर, एम्पलीफायर, पुनरावर्तक या फिर ट्रांसड्यूसर? चलिए बताइए फटाफट कि व्हाट इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट एनी फिजिकल सिग्नल इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल? सेंसर, एम्पलीफायर, रिपीटर या फिर ट्रांसड्यूसर? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसड्यूसर। क्या? ट्रांसड्यूसर, जो भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलता है वो है आपका ट्रांसड्यूसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉमनवेल्थ गेम 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? फिर से सुनिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि Who took the flag of the Indian team in the inaugural ceremony of the Commonwealth Games 2018? ऑप्शन देखिए, जीतू राय, पीवी सिंधु, अनीस भनवाल या फिर प्रणव चोपड़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया था? जीतू राय, पीवी सिंधु, अनीस भनवाल या फिर प्रणव चोपड़ा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। किसने लिया था? पीवी सिंधु ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता, मूल कर्तव्य, चुनाव या फिर मूल अधिकार? भारतीय संविधान का भाग 2 जो है वो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन है आपका। पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज, इलेक्शन या फिर फंडामेंटल राइट्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए की नागरिकता। क्या? नागरिकता, सिटीजनशिप से संबंधित है भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या बोल रहा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, लियाकत अली खान, जगजीवन राम या फिर आसफ अली? हु वाज द रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इन द इंटर्म गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? जॉन मथाई, लियाकत अली खान, जगजीवन राम या फिर आसफ अली? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने सभी दोस्तों को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक और वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री थे आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद, जिसे महासभा कहते हैं, में कब भाग लिया था? 1890, 1902, 1898 या फिर 1893? When Swami Vivekanand participated in the Parliament of Religions, जिसे बोलते हैं महासभा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1893। कब पार्टिसिपेट हुए थे? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर म्यूनिक? इन 1972 द समर ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड एट दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर म्यूनिक?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, म्यूनिक में। कहाँ पे? म्यूनिक में आयोजित किए गए थे ग्रीष्म ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन? TN, TU, TG या फिर W? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कि टंगस्टन का प्रतीक है हमारा W। क्या प्रतीक है? W, ऑप्शन डी। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। टंगस्टन अथवा बेल्फ्रॉम, क्या बेल्फ्रेम आवर्त सारणी के छठे आवर्त समूह का तत्व है। ये कौन सा समूह में आता है? तो आपका छठा समूह में आता है टंगस्टन। प्राकृतिक अवस्था में इसके 5 अस्थायी समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसकी द्रव्यमान संख्या 180, 182, 183, 184 और 186 है। टंगस्टन का प्रतीक जो है वो कैपिटल W है। क्या है? कैपिटल W। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बताना है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क या फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके नेशनल पार्क से या फिर जू वगैरह से आते हैं। एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी कि मानस नेशनल पार्क। चलिए आप मानस नेशनल पार्क के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो मानस नेशनल पार्क असम का प्रसिद्ध पार्क है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है आपका? तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ये असम में है। असम का प्रसिद्ध पार्क है। इसे यूनेस्को ने 1995 में, कब? 1985 में। कब? 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। कब? 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यहाँ का गेंडा, भारतीय गेंडा और बारहसिंगा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? गेंडा, भारतीय गेंडा और बारहसिंहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सेवाएं भी प्रदान करती है? सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सेवाएं भी प्रदान करती है? इन विच फील्ड डू द गवर्नमेंट ऑन द हाईएस्ट एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विस? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक निजी भागीदारी या फिर सार्वजनिक क्षेत्र, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर पब्लिक सेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में बोला है, ना कि भारत में बोला है। याद रखिएगा, भारत का अलग है और विश्व का अलग होगा। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत या फिर चिली? ऑप्शन को फिर से सुनिए, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत या फिर चिली? जिसे भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि फैक्ट क्या है। तो देखिए सर्वोच्च 3 बॉक्साइट उत्पादक देश, सर्वोच्च 3 मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, सर्वोच्च 3 टॉप 3। पहला में आपका है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पहला में ऑस्ट्रेलिया आ गया। दूसरा में आपका है चीन, मैं पहला वर्ड लिख रहा हूं कंट्री का, और तीसरा में है आपका ब्राजील। पहला में ऑस्ट्रेलिया, दूसरा में चाइना और तीसरा में ब्राजील। और आपका तो आप लोग बोलते होंगे कि सर भारत का कौन सा स्थान है? भारत का मुझे बताइए। विश्व का तो जान लिया, अपने देश को भी तो जानना है कि अपने देश कितने में है। तो अपना देश भारत जो है वो 5वां नंबर पे है। कितना नंबर पे है? 5वां नंबर पे अपना देश भारत है। सबसे पहले कौन सा है? 1 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, 2 नंबर पे ब्राजील है, 2 नंबर पे आपका चीन है, 2 नंबर पे आपका चीन है, ठीक है, 2 नंबर पे आपका चीन है, 3 नंबर पे आपका ब्राजील है और 5वां नंबर पे अपना देश भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टाइक सेल किसे कहते हैं? Which of the following is called voltaic cell? कलर्क सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आयनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल? निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहते हैं? कलर्क सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आयनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल?
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक्चुअली होता क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल, दोनों गैल्वेनिक सेल का ऑपोजिट करस्पॉन्डिंग नाम है आपका वोल्टाइक सेल, और वोल्टाइक सेल का करस्पॉन्डिंग है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो एक विद्युत रासायनिक युक्ति है, अपने अंदर होने वाले रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत उत्पादन प्रदान करते हैं। एक्चुअली वोल्टेइक सेल या फिर हम बोले तो गैल्वेनिक सेल होता क्या है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, सभी लोग जानते होंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है कि ये विद्युत को जनरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग शायद अभी तो कुछ देर पहले देखे थे, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन था कि सेल जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो ये आपका विद्युत ऊर्जा, आपका रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसकी सतत रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मतलब अगर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका बाय एरिया। बाय एरिया के अनुसार कौन सा जो है देश दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा है। अर्जेंटीना, ब्राजील, चीनी या फिर वेनेजुएला। अर्जेंटीना, ब्राजील, चीनी या फिर वेनेजुएला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी की ब्राजील। क्षेत्रफल के आधार पर दक्षिण अमेरिका के सर्वोच्च देश, सबसे पहले ब्राजील आता है, उसके बाद आपका 1 नंबर पे आता है ब्राजील, उसके बाद आपका आता है अर्जेंटीना 2 नंबर पे, उसके बाद 3 नंबर पे आता है पेरू। पेरू जो है वो आपका चिली का राजधानी है, 3 नंबर में पेरू आता है, और 4 नंबर में आता है कोलंबिया। 4 नंबर में कौन आता है, कोलंबिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। वेयर इज द फेमस सांची स्तूप लोकेटेड। कहाँ पे है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फटाफट आंसर देते चलिए अगर आपको आ रहा है तो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। सोचिए सहायक नदी के बारे में पूछ रहा है कि गंगा की सबसे बड़ी, ऐसे तो बहुत सारे उनके सहायक नदी हैं, गंगा का बहुत सारे सहायक नदी है, पर सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सोन नदी, घाघरा नदी, गुपचुप नदी, कोका। गुपचुप खाने वाली नहीं नदी का बात कर रहा, गुपचुप नदी या फिर कोका नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए बिग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सोन, घाघरा, गुपचुप या फिर कोका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी की घाघरा। घाघरा नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह हिमालय के माप चाचुंगो हिमनद से मिलती है। यह 1080 किलोमीटर लंबाई में बहती हुई पटना से पूर्व कहाँ से आती है, तो आपके पटना जो आपका बिहार का राजधानी है, पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है, पटना से पहले मिल जाती है। इसे सरयू नदी, सरजू और शारदा आदि के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी, शारदा आदि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा कि संघ सिलेट्रेटा का आधुनिक नाम क्या है। निडेरिया, निमेटोड, एनिलिडा या फिर प्लेटी हेल्थ थीस। फटाफट आंसर बता दीजिए इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ जाइलम सिलेंड्रेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए निडेरिया, जिसे जेलीफिश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है। उत्पादों के लेख लागत में एमआरपी का पूरा नाम क्या है। तो which is the full name of, what is the full name of MRP in relation to the article cost on product। न्यूनतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, न्यूनतम रेज मूल्य या फिर अधिकतम खुदरा मूल्य। मिनिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम रेंज प्राइस या फिर मैक्सिमम रेंज प्राइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूनतम
अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से रोहन बोपन्ना किससे संबंधित है? शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस? रोहन बोपन्ना इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कि रोहन बोपन्ना टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, 440, 355 या 378? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 2001 से 2011 में भारत की विकास दर कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। इंडिया ग्रोथ रेट इन 2001 to 2011 वाज 17.64%, 25%, 10.70% या फिर 15%? तो उस समय ग्रोथ रेट थी आपका 17.64%। भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। आप सभी जानते हैं कि विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उससे भारत को कितना हिस्सा मिला है? मात्र 100 में से 2.4% मिला है। लेकिन विश्व की कुल आबादी की तुलना में 17.5% लोग भारत में निवेश करते हैं। पर सोचिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को मात्र 2.4% मिला है, पर लोग जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। वर्ष 2001 से 11 में भारत का विकास दर जो है वो 17.6% हो गया है। मतलब 17.5 से आपका बढ़कर 17.64% हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिर्फ 2.4% ही मिला है पूरा 100% का। बट अगर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन के अनुसार तो सिर्फ 17.5% मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या बोल रहा है कि 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इन द 1866? दादा भाई नौरोजी, करस दास मुलजी, एमजी रेनाडे या फिर टीके तेलंग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष। कब? 1866 में। आई होप आज की सेशन को आप फुल्ली एंजॉय किए हैं। आपको किस सेशन का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप हमसे जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और बहुत बेहतर बना सकते हैं। वो किससे होगा? तो वो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के कारण होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए आगामी कोई भी परीक्षा आयोजित होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी एग्जामिनेशन की और बेहतर से बेहतर तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।